Hello everyone. So we will start with LOS number C and LOS number D. अपने first class में analyzing the balance sheet में we had completed LOS number E which was related to common size balance sheet. ठीक है, जो सेकंड वाला क्लास था उसमें अपने क्या किए थे, एलओएस नंबर ए और एलओएस नंबर बी वी हैव डिस्कस्ड, राइट। तो अपने एलओएस नंबर सी और एलओएस नंबर डी बाकी है, वो अपने कंप्लीट करते हैं सो दैट आपका आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर में वी विल डू कोर रीडिंग्स का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एलओएस नंबर सी क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन दी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। पूरा हाउ यू विल डू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स दैट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एलओएस नंबर डी क्या बोल रहा है, let's read the heading of LOS number D. Explain the financial reporting and disclosure related to non-current liabilities. Related to non-current liabilities. तो we will do LOS number C and LOS number D together. क्योंकि आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बोला था LOS number C और LOS number D में रिलेशनशिप है थोड़ा, ठीक है। तो LOS number C और LOS number D स्टार्ट करने के पहले अपने कुछ एग्जाम्पल करेंगे। उसके लिए मैं भी एग्जाम्पल लिखूंगा, साथ में आप कैलकुलेशन करना, साथ में आप कॉपी करना वो एग्जाम्पल। वो कैलकुलेशन करने के बाद यू विल अंडरस्टैंड वन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड एलओएस नंबर सी एंड एलओएस नंबर डी। एलओएस नंबर सी और एलओएस नंबर डी के अंदर में एक ये लोग कॉन्सेप्ट आई वुड नॉट से समझाया है बट स्टेट किया है, लिखा हुआ है। और वो कॉन्सेप्ट जो आपका 2023 करिकुलम होता था उसके अंदर में एक्सप्लिसिट सम्स होता था उसका, तो वो समझाया जाता था दैट वे, बट दैट इज नॉट देयर इन योर 2024। मतलब वो सम्स में ही है दैट वे बोलने के लिए, बट प्री रिक्विजिट के अंदर में है, ठीक है। तो वो सम्स बिना समझे आप वो जो टर्म है ना वो समझ नहीं पाओगे, बट एक बार सम्स समझ लोगे वो टर्म्स एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल कॉपी करना, हाँ। एग्जाम्पल से in December 2002 company X has issued 10% annual coupon bond with face value से 1 लाख, ठीक है। पूरा दिसंबर 2002 में से इन, रुको थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि ये सिर्फ आपको क्या चेंज करना है, से एट एंड ऑफ December 2022, end of December 2002, the company X has issued 10% annual coupon bond with face value 1 लाख। 1 लाख का फेस वैल्यू एंड 10% क्या एनुअल कूपन बॉन्ड है। एनुअल कूपन बॉन्ड, कोई यहाँ पे कंपाउंडिंग वगैरह का बात नहीं करेंगे। तो हाउ मच विल बी दी कूपन, कूपन कितना होगा 1 लाख का 10% 10,000, कितने ईयर्स के लिए, फॉर 3 ईयर्स के लिए। 3 ईयर्स का बॉन्ड है, 3 ईयर्स का बॉन्ड है, ठीक है। Calculate the book value of the bond at the end of 2002, 2003 and 2004 and interest expense for year 2003, 2004 एंड 2005, क्योंकि 2002 के एंड में इशू किया ना, तो कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस कब होगा 2003, 2004, 2005। इज इट फाइन? 2002 के एंड में इशू किया तो 2003, 2004, 2005 में कंपनी का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। अज्यूमिंग 3 सिनेरियोज है आपके लिए। सबसे पहला सिनेरियो, कूपन रेट क्या लिया 10%, तो यहाँ पे आप लेते हो अज्यूमिंग, एक सेकेंड, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3 सिनेरियोस। फर्स्ट इज 10%, पूरा मार्केट में जो रेट चल रहा है दैट इज 10%। सिनेरियो नंबर 2, एक सेकेंड रुको, 10% है ना एनुअल कूपन, 9%, थर्ड 11%, थर्ड 11%। ये क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। इसे एट द एंड ऑफ 2002 में कंपनी एक्स ने इशू किया 10% एनुअल कूपन बॉन्ड जिसका फेस वैल्यू क्या 1 लाख एंड इट इज फॉर 3 ईयर्स।
Calculate the book value of the bond at the end of 2002, 2003 and 2004 and interest expense भी calculate करना for 2003, 4 and 5 के लिए. Market rate of interest 3 सिनेरियो लिया. फर्स्ट सिनेरियो में 10%, सेकंड सिनेरियो में 9%, थर्ड सिनेरियो में 11%. स्टार्ट करें सॉल्यूशन. देखो सबसे पहला एनुअल कूपन 10% है आपका. मार्केट रेट इंटरेस्ट, मार्केट rate of interest is also 10%. The bond is issued at what? Discount, premium or at par? At par. Coupon rate is equal to what? Market interest rate. So the bond is issued at what? Par. तो आज के दिन प्राइस क्या होगा बॉन्ड का? What will be the price of the bond? It will be what? 1 lakh without any calculation. कोई कैलकुलेशन का जरूरत ही नहीं है यहाँ पे. Is it fine? फिक्स इनकम सबका हुआ है. तो at 10% आप क्या करोगे? कैलकुलेटर पे डालोगे फेस वैल्यू 1 लाख. पीएमटी कूपन कितना होगा? 10,000. इज इट फाइन? ये वाला 10%, 10% ऑफ 1 लाख 10,000. एन क्या होगा? एन 3 years बिकॉज एनुअल कूपन है. एन 3 years. सीपीटी पीवी, सीपीटी पीवी. प्राइस फाइंड आउट करो. मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ 1 लाख ही होगा, नो डाउट. अच्छा, आई बाई वाई इज ऑल्सो 10. आई बाई वाई इज 10. चेक कर लो एक बार प्लीज. सेकेंड क्लियर वर्क करना. 1 लाख FV, PMT 10,000, 3N, 10 I by Y, CPT PV. 1 लाख आ रहा है? नेगेटिव. परफेक्ट. और यही रहने वाला वैल्यू 1 लाख. सेकंड, सेकंड क्या बोल रहा है? 9%. सेकंड क्या बोल रहा है? 9%. एट 9%. सबसे पहले बताओ बॉन्ड डिस्काउंट पे है कि पार पे या प्रीमियम पे? 10% एनुअल कूपन है. कंपनी आपको 10% दे रहा है, आपको चाहिए कितना? 9%. याद है ऐसे अपने बोलते थे फिक्स इनकम के अंदर में. अदरवाइज आपको मगअप करना पड़ेगा कि सर इफ YTM इज लेस देन एनुअल कूपन व्हाट विल हैपन टू द बॉन्ड, वेदर इट विल बी इशूड एट डिस्काउंट और प्रीमियम. आपको कंपनी 10% दे रहा है, आपको चाहिए क्या? 9%. तो कंपनी आपको ज्यादा दे रहा है, आपको चाहिए 9, तो आपको 9 कैसे मिलेगा? इफ यू पे हायर अमाउंट टू द कंपनी, इसका मतलब द बॉन्ड विल ट्रेड एट व्हाट? प्रीमियम. और दूसरा तरीका क्या था कि सर 10% तो अपने न्यूमरेटर में लेते हैं, डिस्काउंट करने के लिए वी टेक 9%. तो कोई चीज को अपने कम रेट से डिस्काउंट करेंगे, वैल्यू क्या आएगा? ज्यादा. इसका मतलब जो पीवी निकालेंगे अपने वो 1 लाख से क्या आएगा? ज्यादा. जो पीवी निकालेंगे वो 1 लाख से ज्यादा आएगा. इसका मतलब द बॉन्ड विल ट्रेड एट व्हाट? प्रीमियम. प्रीमियम बॉन्ड है, प्रीमियम बॉन्ड है. इज इट फाइन? प्राइस फाइंड आउट करो प्लीज. सेम तरीके से प्लीज फाइंड आउट द प्राइस. फेस वैल्यू 1 लाख, पीएमटी सेम 10,000, N3. I by Y इस बार चेंज होगा. I by will be what? 9. I by Y will be 9. CPT PV, CPT PV. प्राइस फाइंड आउट करो. आपको क्या करना है? कैलकुलेटर पे सारा स्ट्रोक्स अपना डाला हुआ है प्लीज. हाँ, क्लियर टीवी मत करिएगा, नॉट रिक्वायर्ड. यू जस्ट हैव टू चेंज I by Y. 9 I by Y CPT PV. इट्स कमिंग 1,02,531. डेसिमल्स इग्नोर कर रहा हूं मैं. हाँ, 1,02,531. दिस इज द प्राइस. दिस इज द प्राइस ऑफ बॉन्ड. कब कब का प्राइस है ये बताओ? 2002 में इशू हुआ है, 2002 के एंड पे इशू हुआ है. इसका मतलब दिस इज द प्राइस एट द एंड ऑफ 2002. ईयर 2002 का ये प्राइस है. ईयर 2002 का प्राइस है. अपने को क्या कंप्यूट करना है? अपने को बुक वैल्यू कंप्यूट करना है फॉर 2002, 2003, 4 एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करना है. उसके लिए अपने बनाएंगे एमोटाइजेशन टेबल. ठीक है, एमोटाइजेशन टेबल बनाएंगे. देखिएगा, ईयर बिगनिंग, बिगनिंग ऑफ द ईयर लिख रहे हैं. ठीक है, 2002 का एंड मतलब 2003 का स्टार्टिंग, 2002 का एंड मतलब 2003 का बिगनिंग. तो मैं बोल रहा हूँ 2003. इज इट फाइन? बिगनिंग. नेक्स्ट 2004. नेक्स्ट 2005. बिगनिंग आउटस्टैंडिंग वैल्यू फ्रॉम द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू. कंपनी ने ये बॉन्ड इशू किया, कंपनी एक्स ने ये बॉन्ड इशू किया, राइट? तो कंपनी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? कंपनी का लायबिलिटी है ना, तो कंपनी का लायबिलिटी कितना है? आउटस्टैंडिंग. बिगनिंग इज जस्ट 1,02,531. सोचो, कंपनी बॉन्ड इशू कर रहा है तो सर बैंक में पैसा आया, बैंक एसेट में चला जाएगा, लायबिलिटी में क्या आ जाएगा? बॉन्ड्स पेबल. बॉन्ड्स पेबल वर्थ ऑफ 1,02,531. और ये चीज ध्यान रखना, 2002 का एंड है मतलब 2003 का बिगनिंग है. इज इट फाइन?
सारा चीज आपको आस्ते आस्ते करके समझा रहा हूँ, अकाउंटिंग के टर्म्स में भी ट्राई कर रहा हूँ समझाने का कि सर ये 1,02,531 कंपनी ने बॉन्ड इशू किया है, जहाँ पे बैंक में पैसा आएगा, एसेट आ गया, लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाएगा, बॉन्ड्स पेबल बोल के एट 1,02,531। याद रखिएगा, लायबिलिटी क्रिएट हुआ 1,02,531। जब भी बॉन्ड प्रीमियम पे इशू होता है तो वो अपने मेच्योरिटी तक, जो कि 3 years है, हाउ इट विल मूव, याद है पुल टू पार इफेक्ट? पुल टू पार इफेक्ट, हाँ सर नाम तो ऐसा कुछ याद आ रहा है, क्या था कॉन्सेप्ट कि अगर बॉन्ड प्रीमियम पे इशू हुआ है, मेच्योरिटी तक जाते जाते वो 1 लाख तक जाएगा। इफ इट इज इशूड एट प्रीमियम तो सर वो मेच्योरिटी तक 1 लाख पे जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे इशू है तो भी वो 1 लाख की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये 1,02,531 आज कंपनी अपना लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया, आज अपने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया 1,02,531 का। कब? 2002 के एंड या 2003 के स्टार्टिंग में। 2003 में कंपनी को क्या देना पड़ेगा? कूपन देना पड़ेगा, जस्ट 10%। 2003 में देना पड़ेगा, 2004 एंड 2005। इज इट फाइन? क्योंकि 2002 में एंड में इशू किया है फॉर 3 years, तो यहाँ पे कूपन लिखे, बीच में मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड कॉलम लिख रहे हैं अपने कूपन। कितना कूपन है? इट इज फिक्स्ड 10,000, 10,000, 10,000। दिस विल बी कैश आउटफ्लो, इतना कंपनी के पास से पैसा जाएगा, इतना पैसा कंपनी के पास से पैसा जाएगा। कंपनी कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगा? इंटरेस्ट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 9%। कंपनी का लायबिलिटी कितना है? 1,02,531, उस पे 9% कंपनी अपने इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस चार्ज करेगा। दैट विल बी 1,02,531 इंटू 9%। बताओ, जो बिगनिंग आउटस्टैंडिंग है उसी पे तो कंपनी अपना बुक्स के अंदर में इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेगा। इट विल नॉट बी 10,000। अरे 10,000 तो आउटफ्लो है कंपनी का, दिस 10,000 इज द आउटफ्लो। कंपनी अपने बुक्स में इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना चार्ज करेगा? 1,02,531 इंटू 9%, कितना होगा? 1,02,531 into 0.09. This is coming 9,227.79। तो 9,228 कर दे रहा हूँ, ठीक है, राउंड ऑफ कर रहा हूँ, हर जगह राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 9,228। दिस विल बी योर इंटरेस्ट एक्सपेंस, दिस विल बी योर इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, ये बिगनिंग आउटस्टैंडिंग था। एंडिंग आउटस्टैंडिंग वैल्यू 2003 के बिगनिंग में कंपनी का लायबिलिटी था 1,02,531। कंपनी ने और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू कंपनीज लायबिलिटी वर्थ ऑफ 9,228 का। सोचो, कंपनी का लायबिलिटी था 1,02,531, कंपनी ने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू कंपनीज लायबिलिटी मतलब टू बॉन्ड्स पेबल 9,228 और लायबिलिटी में ऐड कर लिया। बट सर कंपनी ने कितना पेमेंट कर दिया? कंपनी ने बॉन्ड होल्डर को हाउ मच दे हैव पेड? 10,000। तो सर अल्टीमेटली कंपनी का लायबिलिटी कितना रहा? तो फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम माइनस थर्ड कॉलम, इतना ओपनिंग लायबिलिटी था, इतना लायबिलिटी और आपने अक्रू किया, एंड दिस यू हैव पेड। तो हाउ मच इज द एंडिंग आउटस्टैंडिंग वैल्यू? तो आपको करना है 1 + 2 - 3, कितना आएगा? 1,02,531 + 9,228 minus 10,000. This is coming 1,01,759. This is the outstanding amount or outstanding value of 2003 का। 2003 का एंडिंग है, इज इट फाइन? ये 2003 का बिगनिंग था, ये 2003 का क्या एंडिंग हो जाएगा? 2003 का एंडिंग मतलब 2004 का बिगनिंग। तो दिस अमाउंट विल कम हियर, इट विल बी 1,01,759। अब 2004 में कंपनी कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज करेगा? एट द रेट ऑफ 9% ऑन दिस, कितना होगा? इंटू 9%, इट विल बी 9,158, 9,158। एंडिंग आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 1,01,759 प्लस 9,158। कंपनी इतना अक्रू करेगा, 10,000 पे कर देगा, तो अल्टीमेटली कंपनी का ऑब्लिगेशन कितना बचा? इट विल बी 1,01,759 प्लस 9,158 माइनस 10,000। दिस इज कमिंग 1,00,917, 1,00,917। ये आउटस्टैंडिंग वैल्यू, आउटस्टैंडिंग कॉस्ट फॉर द कंपनी एट द एंड ऑफ 2004 मींस बिगनिंग ऑफ 2005, 1,00,917। उस पे 9% वापस से यार आपका 9,082, 9,082, 9,082.53 है, तो 9,083 कर दे रहा है, ठीक है, 9,083। एंडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताओ? 1,00,917 प्लस 9,083 माइनस 10,000। 1,00,917
प्लस 9083 माइनस 10,000 कितना आया? 1 लाख आ रहा है ना? 1 लाख आ रहा है. इज इट फाइन? ये 1 लाख क्या है? फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. दिस इज एक्चुअली व्हाट? फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. और आप देखो फुल टू पार, फुल टू पार. कि सर आउटस्टैंडिंग था 102,531 और कैसे मूव किया? 10,000 की तरफ. 10,000 की तरफ मूव किया ना. ये 1 लाख फिर कंपनी लास्ट में क्या करेगा? फेस वैल्यू थर्ड ईयर में पे करके 2005 ईयर में पे करके पूरा लायबिलिटी खत्म कर देगा. इज इट फाइन? कंपनी का आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2005 इज 1 लाख. कंपनी विल रीपे दिस 1 लाख एंड कंपनी का लायबिलिटी विल गेट व्हाट? होल्ड. ठीक है. यहाँ पे जो मेरा प्रीमियम है, ठीक है, सिंस द बॉन्ड इज इशूड एट प्रीमियम, हाउ मच देयर इज अ एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम. हर साल कितना प्रीमियम एमोटाइज हो रहा है? ठीक है, एमोटाइज प्रीमियम कितना हो रहा है? तो देखो कंपनी अपने बुक्स में कितना चार्ज कर रहा है? 9228. कंपनी पेमेंट कितना कर रहा है? 10,000. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? amortization of premium. What is the difference? 10,000 minus 9228. 772. 772 is the premium which the company has charged in the first year. Second year में 10,000 minus 9158. 10,000 minus 9158. यार आपका 842. 842. Next 10,000 minus 9083. 10,000 minus 9083. This is coming 917. दिस इज कमिंग 917. एक चीज मेरे को आप बता सकते हो, कंपनी ने कितना प्रीमियम चार्ज किया था आपसे? 1 लाख का बॉन्ड था, कंपनी ने कितना चार्ज किया था एक्स्ट्रा? 2531. इज इट फाइन? बिकॉज कंपनी हैज चार्ज यू मोर देन 1 लाख ना, तो 2531. तो 2531 शुड बी द प्रीमियम. एक बार इसका टोटल लगाना, देखना 2531 के पास में आ रहा है क्या? 2531 के आसपास आ रहा है क्या? बिकॉज अपने राउंड ऑफ कर रहे हैं ना, तो हो सकता है 1-2 रुपए का डिफरेंस आ जाए, 1-2 डॉलर का डिफरेंस आ जाए रहता है. 772 प्लस 842 प्लस 917 2531. मैच हो रहा है? एग्जैक्टली मैच हो रहा है. इज इट फाइन? समझ में आया क्या किया कि सर कंपनी ने जो ये एक्स्ट्रा चार्ज किया ना 2531, उसको एमोटाइज करेगा कंपनी अपने फाइनेंशियल्स के अंदर में, अपने पीएनएल के अंदर में एमोटाइज करेगा. सर फर्स्ट ईयर 772, सेकंड ईयर 842 एंड थर्ड ईयर क्या? 917. तो एमोटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? प्रीमियम का इंक्रीज हो रहा है. टोटल कितना एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम करेगा? 2531. टोटल कितना करेगा? 2531. इज इट फाइन? कंफर्टेबल? दिस इज द कंपनी का पेमेंट. दिस इज कंपनी विल चार्ज इन देयर पीएनएल. 9228, 9158, 9083. ये सारा बैलेंस शीट हो जाएगा. ठीक है. ये जो आउटस्टैंडिंग आया, एंडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ठीक है, एवरी ईयर, इसको अपने बोलते हैं एमोटाइज्ड कॉस्ट. क्या बोलते हैं? एमोटाइज्ड कॉस्ट. कौन सा वाला सर? ये एंडिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट. दिस इज योर एमोटाइज्ड कॉस्ट. एलओएस नंबर डी में और एलओएस नंबर सी में ये टर्म यूज किया ये लोग, एमोटाइज्ड कॉस्ट. अब बोला एमोटाइज्ड कॉस्ट होता क्या? ठीक है, एमोटाइज्ड कॉस्ट होता क्या है? तो मैं एक बार अभी लिखता नहीं हूँ एमोटाइज्ड कॉस्ट का फॉर्मूला, वैसे तो यहाँ पे लिख दिए, बट ये लोग जो लिखा है वो अभी मैं नहीं लिखता हूँ. एक बार अपने ये थर्ड वाला सिनेरियो भी लिख लेते हैं. ठीक है, टेबल बना लेते हैं, उसके बाद में फाइनली जो ये लोग लिखा है वो मैं लिखूंगा, और वहां से आप को रिलेट कर पाओगे कि हाँ सर सही तो लिखा है वो लोग भी. थर्ड थर्ड सिनेरियो कितना था इंटरेस्ट रेट? 11%. एट 11%. इसका मतलब बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट व्हाट? डिस्काउंट. बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट व्हाट? डिस्काउंट. इसका मतलब जो अपने पीवी निकालेंगे अभी, वो क्या आएगा अपना? 1 लाख से ज्यादा या 1 लाख से कम? 1 लाख से कम. इट विल बी लेस देन 1 लाख. लेट्स फाइंड आउट. एफवी 1 लाख, पीएमटी 10,000, एन 3, आई बाय वाई इज 11, सीपीटी पीवी. सीपीटी पीवी फाइंड आउट करिए. सेकेंड क्लियर वर्क 1 lakh, 10,000 PMT, 3N, 11 IYY, CPT PV. This is coming 97,556. 97,556. This is the price. Start करो table. Year beginning 2003, 2004,
2005. Beginning outstanding, interest expense, coupon एंड फाइनली amortized कॉस्ट लिख देता हूं या अपना क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अमाउंट, एक ही बात है। ठीक है, तो बिगनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? हाउ मच इज द बिगनिंग आउटस्टैंडिंग? 97,556। कूपन अमाउंट विल रिमेन सेम, ये अपने पहले लिख देते हैं इसको, ये तो सेम रहेगा, नो चेंज। कंपनी को तो इतना पेमेंट करना पड़ेगा बॉन्ड होल्डर को, इट विल रिमेन सेम। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होगा? एट द रेट ऑफ नाउ 11%। कंपनी ने डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू किया, 1 लाख का चीज कितना पे इशू किया? 97,556। इसका मतलब सर जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट कंपनी ने दिया, कंपनी को एक्सपेंस चार्ज करना पड़ेगा उसके लिए, तो कंपनी यहाँ पे एक्सपेंस चार्ज करेगा। देखो 97,556 इंटू 11%, 97,556 इंटू 0.11, 10731। कंपनी पेमेंट कितना कर रहा है? 10,000, लेकिन अपने बुक्स में चार्ज कितना कर रहा है? 10,731। क्यों सर? क्योंकि सर कंपनी ने बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू किया है ना, तो जितना डिस्काउंट पे इशू किया है इट्स अ कॉस्ट फॉर द कंपनी, और वो कॉस्ट दिख रहा है आपको। कितना कॉस्ट दिख रहा है सर? 10,000 पे कर रहा है, जबकि अपने बुक्स में कितना चार्ज कर रहा है? 10,731। 731 का कॉस्ट दिख रहा है। कैन यू सी 731 का कॉस्ट? यस, दिस इज द कॉस्ट। तो चलो, एमोटाइज्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा? बिगिनिंग प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कूपन अमाउंट, तो 97,556 प्लस 97,556 प्लस 10731 minus 10,000. This is coming 98287। और इस बार देखो अब 97,556 से ज्यादा आ रहा है, क्यों? जब डिस्काउंट पे इशू होता है तो बॉन्ड पार की तरफ जाएगा, जैसे प्रीमियम पे भी था, बट प्रीमियम में कम होता है एंड डिस्काउंट में क्या 1 लाख की तरफ जाएगा। तो जब यहाँ पे अपने करेंगे, मैं अभी पहले लिख दे रहा हूँ, 1 लाख आने वाला है कैलकुलेशन करके, 97,556 जो है सो 1 लाख की तरफ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ईयर 2004, दिस विल बी योर ओपनिंग 98,287, उस पे 11%, तो कंपनी अपने बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा 812 का, राउंड ऑफ कर रहा हूं, हाँ 812। तो यहाँ पे कितना होगा? 98,287 प्लस 10812 माइनस 10,000, दिस इज कमिंग 99,099। दिस विल बी 99,099, उस पे 11%, यार आपका 10,901, हाँ ये यार है ना, हाँ 10,901। चलिए क्रॉस चेक कर लो, 1 लाख के आसपास आ जाएगा। 99,099 प्लस 10901 माइनस 10,000, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ भी सेम चीज की है, 1 + 2 - 3। एक बार डिस्काउंट पता करें, कितना आपने हर साल एमोटाइज किया है डिस्काउंट। कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया है, सर कितना डिस्काउंट दिया पहले तो ये बता दो मेरे को, कितना डिस्काउंट दिया ये बताइए। सर 1 लाख का चीज कंपनी ने सेल किया है 97,556, हाउ मच इज द डिफरेंस? 1 लाख माइनस 97,556, टोटल कंपनी ने डिस्काउंट दिया 2,444 का। इज इट फाइन? तो देखना अपने जब अभी इसका कैलकुलेशन करेंगे 2,444 ही आएगा। कंपनी ने इतना डिस्काउंट दिया, बट कंपनी 2,444 पूरा का पूरा आज चार्ज नहीं कर रहा अपने बुक्स में, ओवर 3 इयर्स कर रहा है। वो कितना कर रहा है? ये रहा सर, पेमेंट कर रहा है 10,000, बट अपने बुक्स में चार्ज किया 10,731, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया? 10,731 माइनस 10,000, दैट विल बी 731। 10,812 माइनस 10,812, 10,901 माइनस 10,901। अब इसका टोटल देखोगे तो यही आने वाला है, इट विल रिमेन दी सेम। इज इट फाइन? यहाँ भी तो सेम चीज कर रहे थे प्रीमियम में भी, सर कंपनी ने प्रीमियम पे बॉन्ड इशू किया है, तो कंपनी का एक्चुअल में खर्चा 10,000 है, बट वो कम चार्ज कर रहा है बुक्स में। क्यों सर? क्योंकि कंपनी को ज्यादा मिला है ना पैसा, तो कंपनी अपने बुक्स में कम एक्सपेंस चार्ज कर रहा है, सिंपल। इज इट फाइन? एक और तरीका है इसको करने का, लाइक ये कैलकुलेट करने का एमोटाइज कॉस्ट, यू कुड हैव डन 97,556 प्लस 731 प्लस 731 करके देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं।
97556 प्लस 731, देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं? 97556 प्लस 731 मैच कर रहा होगा ऑब्वियसली। फिर 98287 प्लस 812 चेक करो, 98287 प्लस 812 99099 आ रहा होगा, वैसे यहां भी आ जाएगा। सिमिलरली प्रीमियम में भी कर सकते थे, बट प्रीमियम में क्या करते? 102531 माइनस प्रीमियम माइनस 772 करो, 102531 माइनस 772 मैच कर रहा होगा ये वाला 101759। इज इट फाइन? तो दो तरीके से अपने एमोटाइज्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बिगनिंग आउटस्टैंडिंग प्लस इंटरेस्ट माइनस कूपन, और एक डायरेक्टली प्रीमियम, एक डायरेक्टली प्रीमियम से। ठीक है, अगर एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम है तो अपने आउटस्टैंडिंग अमाउंट में क्या कर रहे हैं? ऐड या सब्ट्रैक्ट, ऐड या सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे अपने सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वेयर एज अगर डिस्काउंट है तो अपने क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं फ्रॉम द इशू प्राइस। दिस इज माई इशू प्राइस, दिस इज माई इशू प्राइस, अपने क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं टू फाइंड आउट द amortized cost, to find out the amortized cost. Is it fine? Okay, फाइनली अब जो रेलेवेंट है आपके लिए 2024 के लिए, जो amortized cost का फॉर्मूला ये लोग बोल रहा है, देखना। यहीं पे लिख देता हूं, फॉर्मूला फॉर amortized cost। ठीक है, फॉर्मूला क्या है amortized cost का? दिस इज इशू प्राइस, देखो इशू प्राइस ये वाला या ये वाला एक ही बात है, कोई सा भी, वेदर इट इज अ प्रीमियम वेदर इट इज अ डिस्काउंट। दिस इज माई इशू प्राइस, ये इशू प्राइस है, अलग अलग इशू प्राइस आएगा, माइनस प्रिंसिपल पेमेंट जो कि अपने लिए नहीं है। अपना वाला एग्जांपल में ये जो कूपन जा रहा था, ये जो कूपन जा रहा था, दिस वाज ओनली कूपन, ये सिर्फ कूपन था। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट का भी पेमेंट हो सकता है, इट्स लाइक ईएमआई, इट्स लाइक ईएमआई, अपने सम्स में नहीं है, बट अगर रहता तो अपने माइनस करते, माइनस प्रिंसिपल पेमेंट, इशू प्राइस माइनस प्रिंसिपल पेमेंट प्लस amortization of discount माइनस amortization of premium। देखिए, इशू प्राइस माइनस प्रिंसिपल पेमेंट प्लस amortization of discount माइनस amortization of premium, दिस इज द फॉर्मूला फॉर amortized cost। ईयर एंड का, ईयर एंड का amortized cost ईयर एंड इज इक्वल टू इशू प्राइस माइनस प्रिंसिपल पेमेंट प्लस amortization ऑफ डिस्काउंट माइनस amortization ऑफ प्रीमियम। सर ये क्रॉस चेक करवा दीजिए ना, ऊपर में जो अपने सम्स की है प्लीज ये आप क्रॉस चेक करवा दीजिए, करवा दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं 101759, ये अपने को कंप्यूट करना है। देखो सबसे पहले क्या बोला? इशू प्राइस। व्हाट इज माई इशू प्राइस? व्हाट इज माई इशू प्राइस? 102531। हाँ सर 102531, 102531। प्रिंसिपल पेमेंट कुछ हुआ है? नहीं हुआ, सिर्फ कूपन पेमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब प्रिंसिपल पेमेंट विल बी व्हाट? जीरो। एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का तो बॉन्ड है नहीं, अरे सेकंड वाला सिनेरियो तो डिस्काउंट का नहीं है ना, अपने तो प्रीमियम का लिया, तो दिस विल बी जीरो। नेक्स्ट क्या? माइनस एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम। एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम क्या है? 772, दिस विल बी 772 माइनस 772। प्लीज कैलकुलेट करिए, 102531 माइनस 772, 102531 माइनस 772, दिस इज कमिंग 101759। देखो मैच कर रहा है कि नहीं? एकदम मैच कर रहा है, परफेक्ट। नेक्स्ट वाला भी चेक कर ले, ये अपने ईयर 2003 का निकाले। सर 2004 का अपने ये ले लेंगे 101759, दिस विल बी माई इशू प्राइस, क्योंकि वो प्राइस अब खत्म हो गया ना 102531, उसे तो अब नया प्राइस ही आ गया, तो ये अपने लेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे? दिस 842, तो अपना ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या था? डिस्काउंट वाला। हाँ ये प्रीमियम का बात की अपने, प्रीमियम को क्रॉस चेक कर लिए फॉर्मूला से, डिस्काउंट ईयर 2003, सेम तरीके से व्हाट इज योर इशू प्राइस हियर? 97556, 97556, प्रिंसिपल पेमेंट जीरो,
एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट ऐड करना है। फर्स्ट ईयर में कितना 731 प्लस 731 माइनस एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम तो है नहीं क्योंकि डिस्काउंटेड बॉन्ड है। टोटल देख लो 97556 प्लस 731 दिस इज कमिंग 98 to 87 98 to 87 कंफर्टेबल। ये फॉर्मूला आप समझ में आ गया आपको कि कैसे बना ये फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला ये लोग 2-3 बार बोला है एलओएस नंबर सी और एलओएस नंबर डी में। इनफैक्ट एलओएस नंबर डी अपना हाफ हो चुका है, एलओएस नंबर डी अपना हाफ हो चुका है। यस, एलओएस नंबर डी आपको ये लोग लायबिलिटी समझा रहा है कि लायबिलिटी का एमोटाइजेशन कॉस्ट अपने कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो अपने कर लिए यहाँ पे। ऑब्वियसली ये लोग सम्स नहीं किया है, ये बोला है कि एमोटाइज कॉस्ट का ये फॉर्मूला है, बट अपने यहाँ पे सम्स कर लिए ताकि आपको ये जो फॉर्मूला है वैसे तो लर्न करना पड़ेगा, ऑब्वियस चीज है सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मगिंग अप नहीं करना पड़ेगा आपको। एक जब सम्स का सपोर्ट मिल जाता है थिंग्स बिकम इजी कि हाँ यार ये सम्स से ही तो आ रहा है एक्चुअली, जो अपने निकाले यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम, दिस इज एक्चुअली व्हाट एमोटाइज्ड कॉस्ट का फॉर्मूला। कंफर्टेबल बोलो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एक बार स्क्वाइजर के अंदर में, और मैं एक बार एलओएस नंबर डी में जा रहा हूँ डायरेक्टली, एलओएस नंबर डी में जा रहा हूँ क्योंकि मैंने बोला हाफ अपने डिस्कस कर लिए। एक बार रीड आउट कर लेता ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ रहा है कि नहीं। एलओएस नंबर डी, explain the financial reporting and disclosure related to non-current liabilities। non-current liability मतलब होता है सर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्या होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऑफ मे बी एनी कंपनी। कंपनी का लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या हो सकता है, सर कंपनी ने लोन लिया हुआ है, कंपनी हैज टेकन अ लोन, तो सर वो लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा। सर कंपनी हैज इशूड द बॉन्ड, जैसे अपने वाले एग्जांपल में था कंपनी एक्स हैज इशूड द बॉन्ड फॉर 3 years, सो इट्स अ नॉन करेंट लायबिलिटीज बिकॉज जो लायबिलिटी है वो 1 year से ज्यादा में पेमेंट होने वाला है, तो सर बॉन्ड पेबल हो जाता है, नोट्स पेबल हो सकता है, लोन पेबल हो सकता है। दिस कैन बी नॉन करेंट लायबिलिटीज, दिस कैन बी नॉन करेंट लायबिलिटीज। ऑल्सो देयर कैन बी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, swaps and all those can be what non current liabilities। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज इंक्लूड बैंक लोन्स, लोन लिया हुआ है, नोट्स पेबल, बॉन्ड्स पेबल एंड सम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इफ द फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर नॉट इशूड एट फेस वैल्यू, नॉट इशूड एट फेस वैल्यू का मतलब क्या हुआ अपना सिनेरियो नंबर 2 एंड सिनेरियो नंबर 3, इज इट फाइन। क्योंकि जो सिनेरियो नंबर 1 है उसमें तो बॉन्ड किस पे इशू हुआ है एट फेस वैल्यू, तो इसका बात ही नहीं करना है। बोल रहा इफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर नॉट इशूड एट फेस वैल्यू the liabilities are usually reported on the balance sheet at amortized cost। सर्कल करो amortized cost पे। if the issuance value differs from the face value, जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू से डिफर करता है, any premium or discount is amortized through interest expense over the life of the liability। ये रहा amortization, जो लास्ट कॉलम अपने कर रहे थे, amortization of premium and amortization of discount through the life of the liability। amortized cost at any point in the liability life is equal to, अब amortized cost का फॉर्मूला बता रहा है देखो, इशू प्राइस माइनस प्रिंसिपल पेमेंट प्लस एनी amortization डिस्काउंट माइनस एनी amortization प्रीमियम। इज इट फाइन, कंफर्टेबल। amortizing premium and discount causes the balance sheet liability to move towards face value at maturity of the liability। बगल में लिखो पुल टू पार इफेक्ट, जो लास्ट लाइन है इसको सर्कल करके लिखो पुल टू पार इफेक्ट। बोला बिकॉज ऑफ एमोटाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट क्या हो रहा है सर, जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है। अगर डिस्काउंट है तो सर वो ऊपर की तरफ जाएगा 1 लाख, और अगर प्रीमियम है तो नीचे की तरफ जाएगा 1 लाख की तरफ। ठीक है, तो लास्ट लाइन इज अबाउट पुल टू पार इफेक्ट जो फिक्स्ड इनकम में था। ठीक है, तो अपना एलओएस नंबर डी था, ये हाफ अपने कर लिए। फिर क्या बोल रहा है, इन सम केसेस फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर आल्सो रिपोर्टेड एट फेयर वैल्यू। बोल रहा है कि देयर आर सर्टेन लायबिलिटीज व्हिच आर रिपोर्टेड एट व्हाट फेयर वैल्यू, एमोटाइज्ड कॉस्ट पे नहीं सर, जो मार्केट में उसका दाम चल रहा है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या अगर आज अपने सेटल करेंगे हाउ मच वी नीड टू पे, बोल रहा देयर आर सर्टेन लायबिलिटीज व्हिच आर रिपोर्टेड एट व्हाट फेयर वैल्यू लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सर मैंने स्टॉक शॉर्ट सेल किया है, बोरो करके सेल, स्टॉक शॉर्ट सेल का मतलब क्या हुआ, बोरो करके सेल, तो दैट इज माई लायबिलिटी, दैट इज माई लायबिलिटी। सर कितना पेमेंट करना पड़ेगा, सर कितना में शेयर बाई करना पड़ेगा, जो भी मार्केट में वैल्यू चल रहा है। बोला जो शॉर्ट सेल कर रहे हो दैट इज अ लायबिलिटी एंड इट विल बी रिकॉर्डेड एट व्हाट फेयर वैल्यू। जो भी मार्केट में रेट चल रहा है उसी पे तो आपको बाई करना पड़ेगा शेयर, राइट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड हेल्ड फॉर ट्रेडिंग लायबिलिटीज, ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म सर बाई सेल करेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, सच एज शॉर्ट पोजीशन इन अ स्टॉक which may be classified as short term liabilities।
डेरिवेटिव लाइबिलिटीज के अंदर में क्या आ जाएगा सर, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, ऑप्शंस, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, all those recorded at what fair value. Or non-derivative liabilities may be say convertible bonds, the bond which can be converted into what equity, with exposure hedged by derivative. All this will be recorded at what fair value. ये सब सारा किस पे होगा, फेयर वैल्यू पे रिपोर्टिंग होगा. नेक्स्ट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज. नेक्स्ट इज डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज. देखो, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स एसेट, अपने पास एक टॉपिक है, चैप्टर है, एनालिसिस ऑफ इनकम टैक्स. एनालिसिस ऑफ इनकम टैक्स आप चेक कर लेना, इट शुड बी अराउंड रीडिंग नंबर में बी 33-34 होना चाहिए. ठीक है, चेक कर लेना, रीडिंग नंबर 33-34 होगा, जहां पे इनकम टैक्स एसेट, इनकम टैक्स लायबिलिटी, वहां पे पूरा ये अच्छे से समझाया हुआ है. डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पे मैं टच अपॉन करूंगा, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है आपको पूरा का पूरा नहीं समझ में आएगा. जब आप वो वाला चैप्टर करोगे तो ये पूरा का पूरा समझ में आएगा, बिकॉज वहां पे पूरा का पूरा एक रीडिंग है. यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल ये लोग पैराग्राफ दिया है. क्यों दिया है सर? क्योंकि ये लायबिलिटी है, नॉन करेंट लायबिलिटीज. वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, नॉन करेंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का बात करें. तो उसके अंदर में पहला बात किया लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटीज. सेकंड अपने बात करें डीटीएल, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटीज. Deferred tax liabilities. So DTL are the income tax payable in future period as a result of timing difference between financial accounting and tax accounting. सर जब भी अपने कोई भी खर्चा बुक कर रहा है, अपने दो टाइप का बुक्स मेंटेन करते हैं. एक होता है अपना टैक्सेशन बुक्स, टैक्स बुक्स, एक होता है अपना फाइनेंशियल बुक्स. एक होता है टैक्स बुक्स, एक होता है फाइनेंशियल बुक्स. जो अपने टैक्स पे करते हैं दैट इज एज पर टैक्स बुक्स. मतलब सर जो रिटर्न फाइल करे ना, कि क्या अपने शो कर रहे हैं, कितना इनकम टैक्स वाला अपने को डिडक्शन देगा, कोई एक्सपेंस का, कौन से एक्सपेंस का अपने को डिडक्शन नहीं देगा, दैट विल डिपेंड अपॉन माय टैक्स बुक्स. टैक्स बुक्स में अपने कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं. एक होता है फाइनेंशियल बुक्स मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है. इज इट फाइन? तो बोला कि जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द रिकॉर्डिंग ऑफ द टैक्स बुक्स एंड फाइनेंशियल बुक्स. सर जो डिफरेंस है ना फाइनेंशियल बुक्स और टैक्स बुक्स का, टाइमिंग डिफरेंस की वजह से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होता है. डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मतलब होता है आज आप एंजॉय करो, बाद में यू हैव टू पे द टैक्स. नाम देखो ना, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. डिफर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूचर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. फ्यूचर में यू हैव टू पे व्हाट, टैक्स. इसका मतलब अभी आप एंजॉय करो, ठीक है. आप टैक्स कौन से बुक्स के हिसाब से पे करते हो? इनकम टैक्स बुक्स के हिसाब से या फाइनेंशियल बुक्स के हिसाब से? इनकम टैक्स बुक्स के हिसाब से. यू पे टैक्स एज पर द इनकम टैक्स बुक्स, बिकॉज वहां पे टैक्स अथॉरिटी बोलेगा कौन से एक्सपेंस आपको अलाउड है टू क्लेम एज अ डिडक्शन और कौन से एक्सपेंस अलाउड नहीं है टू क्लेम द डिडक्शन. वेयर एज फाइनेंशियल बुक्स के अंदर में तो अपने सारा खर्चा दिखाएंगे, वेयर एज टैक्सेशन अथॉरिटी बोलेगा ये खर्चा अलाउड है, ये खर्चा अलाउड नहीं है, तो उसके हिसाब से यू पे व्हाट, टैक्स. तो सर देयर विल बी अ डिफरेंस इन द इनकम इन केस ऑफ टैक्सेशन बुक एंड एज पर द फाइनेंशियल बुक्स. यस, जो फाइनेंशियल बुक्स में अपना इनकम आएगा एंड जो टैक्सेशन बुक्स में अपना इनकम आएगा उसके बीच में डिफरेंस होगा. यस, उन दोनों के बीच का डिफरेंस अपने को डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करना पड़ेगा. उन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो टैक्सेशन का डिफरेंस आएगा उसी में अपने क्या डीटीएल क्रिएट करेंगे, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी. इज इट फाइन? अब देखो, मैंने बोला अपने फ्यूचर में टैक्स पे करेंगे, डीटीएल, डिफरेंस बिटवीन दी फाइनेंशियल बुक्स वर्सेस टैक्स बुक्स. ठीक है सर, फ्यूचर में टैक्स पे करेंगे मतलब अभी इंजॉय करोगे आप, फ्यूचर में टैक्स पे करेंगे, अभी इंजॉय करें. क्यों सर? क्योंकि अभी नेट इनकम अपना कम आ रहा है, अपने कम टैक्स पे कर रहे हैं. आज अपने कम टैक्स पे कर रहे हैं. सर एग्जाम्पल कैन बी डेप्रिसिएशन का मेथड. एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. स्ट्रेट लाइन मेथड वर्सेस डब्ल्यूडीवी. जो स्ट्रेट लाइन में, सॉरी नॉट डब्ल्यूडीवी, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन होना चाहिए, एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड. डब्ल्यूडीवी तो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगा. इट विल बी स्ट्रेट लाइन मेथड वर्सेस एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड. इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर में क्या होता है कि जो आपका डेप्रिसिएशन होता है, जो आपका ओवरऑल जो कॉस्ट होता है, वो यूजफुल लाइफ के हिसाब से इक्वली डिवाइड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 लाख का आपका एसेट का वैल्यू है एंड यूजफुल लाइफ इज फॉर 10 ईयर्स, हर साल डिप्रिसिएशन चार्ज होगा 1 लाख करके, अज्यूमिंग जो आपका सैल्वेज वैल्यू या रेसिडुअल वैल्यू क्या 0 है. मतलब सर फ्यूचर में उसको बेच के अपने को कुछ नहीं मिलने वाला, रद्दी है, पूरा रद्दी, मतलब वी विल नॉट गेट एनी वैल्यू. दैट इज वाई 10 लाख डिवाइडेड बाई व्हाट, 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स. तो 1 लाख करके चार्ज होगा डिप्रिसिएशन अंडर
स्ट्रेट लाइन मेथड। वेयर एज एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड के अंदर में क्या होगा, इनिशियली आप ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे और फ्यूचर में जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो कम होते जाएगा। इनिशियली वी विल चार्ज हायर डिप्रिसिएशन एंड फ्यूचर में डिप्रिसिएशन कम होते जाएगा। तो अगर आप ज्यादा डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपका जो नेट इनकम है वो कम आएगा। मैंने बोला कि सर अंदर एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड, इफ वी चार्ज हायर डिप्रिसिएशन अमाउंट आवर नेट इनकम विल रिड्यूस, एंड इफ आवर नेट इनकम विल रिड्यूस वी हैव टू पे व्हाट, लोअर टैक्स। कब? इनिशियली सर फ्यूचर में तो एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड में मैंने बोला डिप्रिसिएशन कम होते जाएगा तो फ्यूचर में तो इनकम बढ़ते जाएगा, तो फ्यूचर में आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि फाइनेंशियल बुक्स वर्सेस टैक्सेशन बुक्स, आज आप कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड लगा रहे हो अंडर द टैक्सेशन बुक्स एंड फाइनेंशियल बुक्स? डिप्रिसिएशन मेथड कौन सा लगा रहे हो, एसएलएम या एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड? एसएलएम या एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड फॉर डीटीएल। मैंने बोला फ्यूचर में टैक्स पे करोगे तो तुम सोचो सर आज इंजॉय कर रहे हैं मतलब आज टैक्स कम पे कर रहे हैं, और टैक्स किसके हिसाब से पे करोगे, फाइनेंशियल बुक्स या टैक्सेशन बुक्स? टैक्स बुक्स के हिसाब से। तो सर आज क्यों कम पे कर रहे हैं, बिकॉज अपना प्रॉफिट कम है। और आज अपना प्रॉफिट क्यों कम है, बिकॉज अपने कौन सा डिप्रिसिएशन मेथड लगाए हैं टैक्स बुक्स में, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। इज इट फाइन? एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड लगाए हैं, और फाइनेंशियल बुक्स में एसएलएम लगाए हैं। फाइनेंशियल बुक्स के अंदर में सर स्ट्रेट लाइन मेथड लगाए हैं। इज इट फाइन? तो टैक्स बुक्स में इफ यू आर चार्जिंग एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन इनिशियल ईयर्स के अंदर में तो आपका प्रॉफिट क्या आएगा, कम। प्रॉफिट कम आएगा तो क्या आपको टैक्स कम पे करना है। तो वही तो बोल रहा है डीटीएल के अंदर में, आज कम टैक्स पे करो, बाद में आपको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपका डिप्रिसिएशन कम होगा, और डिप्रिसिएशन कम होगा तो सर नेट इनकम विल बी व्हाट, हायर, एंड इफ नेट इनकम विल बी हायर तो ऑब्वियसली अपने को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सर अगर मान लीजिए 10 ईयर्स का लाइफ है तो फाइनेंशियल बुक्स और टैक्स बुक्स 10 ईयर्स में टोटल डिप्रिसिएशन इक्वल हो जाता है, टोटल डिप्रिसिएशन मिला के इक्वल हो जाता है। फॉर एग्जांपल 10 लाख का एसेट्स है तो सर स्ट्रेट लाइन में 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख करके 10 ईयर्स में इट विल बी 10 लाख का डिप्रिसिएशन। एक्सेलरेटेड में भी टोटल 10 लाख होगा, बट डिफरेंस ये होगा कि इनिशियल ईयर में हो सकता है आप 1 लाख की जगह 1,50,000 चार्ज कर रहे हो, उसके बाद 1,40,000, उसके बाद 1,30,000, उसके बाद 1,20,000, 80, 70, 60, उसके हिसाब से आपका डिप्रिसिएशन इनिशियल ईयर्स में ज्यादा और उसके बाद कम होते रहता है, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन मेथड। इज इट फाइन? तो उससे क्या होगा, आपका डीटीएल क्रिएट होगा, बिकॉज यहाँ पे टैक्स बुक्स में नेट इनकम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम, फाइनेंशियल बुक्स में नेट इनकम क्या आएगा, ज्यादा, उससे डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगा, वेयर यू हैव टू पे व्हाट, टैक्स इन दी फ्यूचर। ठीक है, हो सकता है पूरा नहीं समझ में आया होगा, इसलिए मैंने बोला था आपको कि यू हैव टू वेट फॉर दैट टॉपिक, बट हाँ मोटा मोटी समझ में आ गया होगा सर फाइनेंशियल बुक्स वर्सेस टैक्सेशन बुक्स एंड स्ट्रेट लाइन मेथड वर्सेस एक्सेलरेटेड मेथड एंड डीटीएल कैसे क्रिएट हो रहा है, हाउ द डीटीएल इज एक्चुअली क्रिएटेड। और जब आप टैक्स पे कर दोगे तो ये जो डीटीएल आपने बनाया है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यू आर क्रिएटिंग अ लायबिलिटी एज ऑन टुडे, या फ्यूचर में टैक्स पे करोगे, जब आप टैक्स पे कर दोगे लायबिलिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। दिस लायबिलिटी विल गेट व्हाट, रिवर्स्ड। डोंट वरी, ये सबका सम्स होगा उस वाले चैप्टर के अंदर में, ये सबका सम्स है। ठीक है, कि सर डीटीएल कैसे क्रिएट हो रहा है, कैसे रिवर्स होगा, एसएलएम का कैलकुलेशन, एक्सेलरेटेड, वहां पे सब कुछ समझाया हुआ, क्योंकि यहाँ पे समझाया हुआ नहीं है तो मैं बहुत ज्यादा इसमें मतलब वो नहीं करना चाह रहा, उसके लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अपने डीटीएल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखो ये लोग लिखा भी है, वी एक्सप्लेन डिफर्ड टैक्स आइटम इन मोर डिटेल ऑन एनालिसिस ऑफ इनकम टैक्स। परफेक्ट। ओके, तो अपना ये एलियस नंबर डी कंप्लीट हो गया। मैं देखता हूँ अगर इससे कुछ क्वेश्चन है क्या। ठीक है, रुक जाते हैं, एलियस नंबर सी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो अपना बचा हुआ क्वेश्चन है देन वी विल रिविजिट एलियस नंबर सी। एलियस नंबर सी बोल रहा है एक्सप्लेन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। एलियस नंबर सी बोल रहा है सर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बताइए, डिस्क्लोजर्स बताइए, क्या चीज से रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। व्हेन वी से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इट मींस फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। जब अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहे हैं उसका मतलब होता है फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज। जब कंपनी सर कोई बॉन्ड इशू कर रही है कंपनी, इसका मतलब सर कंपनी के लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर जो कंपनी खरीद रहा है बॉन्ड उसके लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल एसेट, क्योंकि उसको फ्यूचर में कैश फ्लो आएगा एंड इस कंपनी से पैसा जाएगा। One of the company will create what, financial liability, one of the company will create what, financial asset, because उसको फ्यूचर में क्या पैसा आ रहा है एंड फर्स्ट वाले कंपनी से क्या पैसा जा रहा है। तो फाइनेंशियल एसेट्स वर्सेस व्हाट, फाइनेंशियल लायबिलिटीज।
यहाँ पे जो फोकस है इस एलओएस नंबर सी के ऊपर में, इट इज फोकसिंग ऑन फाइनेंशियल एसेट्स। इट इज फोकसिंग ऑन व्हाट? फाइनेंशियल एसेट्स। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स होगा, दोस कैन बी स्टॉक्स इफ द कंपनी इज इशूइंग इक्विटी, दोस कैन बी बॉन्ड्स इफ द कंपनी इज नॉट इशूइंग बाइंग, क्योंकि एसेट है ना, मैंने बोला फाइनेंशियल एसेट पे फोकस है। इसका मतलब सर कंपनी ए कंपनी बी का स्टॉक्स बाई कर रहा है, कंपनी ए कंपनी बी का बॉन्ड्स बाई कर रहा है, तो कंपनी ए के लिए तो इट्स अ फाइनेंशियल एसेट, उसको फ्यूचर में उससे बेनिफिट मिलेगा, शेयर से डिविडेंड मिलेगा, बॉन्ड से कूपन मिलेगा, इज इट फाइन, प्लस फेस वैल्यू मिलेगा। तो कंपनी ए के लिए क्या हो गया? वो फाइनेंशियल एसेट। तो फाइनेंशियल एसेट कैन बी स्टॉक्स, इट कैन बी व्हाट? बॉन्ड्स, इट कैन बी लोन्स, कि सर कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दिया है, कंपनी ए ने कंपनी बी को लोन दिया है, तो कंपनी ए क्या दिखाएगा बुक्स में? एसेट, क्योंकि कंपनी बी से फ्यूचर में उसको पैसा मिलेगा, कंपनी बी से फ्यूचर में पैसा मिलेगा। सर कंपनी ए रिसीवेबल दिखा रहा है, अकाउंट्स रिसीवेबल, दैट विल बी ऑल्सो बी ट्रीटेड एज व्हाट? एसेट। रिसीवेबल दिखा रहा है, कोई सामान बेचा है तो सर उसके बदले पैसा मिलेगा, दैट इज ऑल्सो व्हाट? योर फाइनेंशियल एसेट्स। तो फाइनेंशियल एसेट्स का एग्जाम्पल क्या बताया? It can be securities, which can be stocks, which can be bonds, which can be derivative instruments also, which can be derivative instruments also, or it can be loan receivable, or it can be what? Notes receivable, or it can be accounts receivable. It can be accounts receivable. Is it fine? अब बात करते हैं सर फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स का अपने अकाउंटिंग कैसे करेंगे? फाइनेंशियल एसेट्स का अपने अकाउंटिंग कैसे करने वाले हैं? फाइनेंशियल एसेट्स, तो देखो फाइनेंशियल एसेट्स का जो अकाउंटिंग होगा वो डिपेंड करता है यूएस गैप या आईएफआरएस। यूएस गैप या आईएफआरएस 99% इट्स सेम। सबसे अच्छा बात है यूएस गैप और आईएफआरएस में सेम अकाउंटिंग 99%, सब्जेक्ट टू वन और टू एक्सेप्शन। तो अपने सबसे पहले अभी यूएस गैप का बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट यूएस गैप। सर यूएस गैप के अंदर में अपने फाइनेंशियल एसेट्स का कैसे अकाउंटिंग करेंगे? तो यूएस गैप के अंदर में बोलता है कि सर जो फाइनेंशियल एसेट्स है आप उसको कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो वो डिपेंड करता है व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट यू आर होल्डिंग। कौन से टाइप का फाइनेंशियल एसेट है, व्हाट टाइप ऑफ फाइनेंशियल एसेट इज दैट। तो अगर फाइनेंशियल एसेट कंपनी ए ने मान लीजिए कंपनी बी से जो फाइनेंशियल एसेट बाई किया है दैट इज अनलिस्टेड इक्विटी, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, इज इट फाइन? सर कंपनी ए हैज परचेज्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, मतलब सर प्राइवेट कंपनी का शेयर्स बाई किया। अनलिस्टेड मतलब सर पब्लिकली ट्रेड नहीं कर रहा है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स बाई किया है। या लोन रिसेबल है, लोन और नोट्स रिसेबल है, ठीक है, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स बाई किया या कंपनी ने लोन दिया या नोट्स रिसेबल है या अकाउंट्स रिसेबल है, तो सर उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? उसका अकाउंटिंग कैसे होगा मतलब इट्स अ बैलेंस शीट आइटम, इट्स अ बैलेंस शीट आइटम ना, क्योंकि फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लोन और नोट्स रिसेबल इट विल बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। इट विल बी रिकॉर्डेड एट व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। मतलब सर जिस प्राइस पे अपने बाई किए हैं उसी प्राइस पे आएगा। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू पता होगा? नहीं, इट्स नॉट ट्रेडिंग ना, अरे ट्रेड थोड़ी हो रहा है, फेयर वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स का इफ वी डू नॉट हैव द फेयर वैल्यू, हाउ आई विल रिकॉर्ड एट द फेयर वैल्यू? तो अपने को हिस्टोरिकल कॉस्ट सर जितना पे बाई किए थे वही रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा बुक्स के अंदर में। लोन और नोट्स रिसेबल का तो कोई फेयर वैल्यू होता नहीं है, इट विल बी रिकॉर्डेड एट व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लोन और नोट्स रिसेबल विल बी रिकॉर्डेड एट व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट में। दैट इज द फर्स्ट यूएस गैप का बात करें अभी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर द यूएस गैप, अगर सर मान लीजिए हेल्ड टू मेच्योरिटी सिक्योरिटी है, हेल्ड टू मेच्योरिटी, इसको अपने क्लास में बोलेंगे HTM, हेल्ड टू मेच्योरिटी। हेल्ड टू मेच्योरिटी का मतलब क्या हुआ? वन सेकेंड। हेल्ड टू मेच्योरिटी का मतलब क्या हुआ कि सर इफ वी आर बाइंग द बॉन्ड वी विल होल्ड द बॉन्ड टिल मेच्योरिटी। कि सर अगर बॉन्ड मान लीजिए 10 ईयर्स का है, सर कंपनी ए ने कंपनी बी का बॉन्ड बाई किया जिसका बॉन्ड का मेच्योरिटी क्या है? 10 ईयर्स। तो कंपनी ए कब तक बॉन्ड को होल्ड करेगा? 10 ईयर्स तक। सर उसके पहले सेल करेगा? नहीं, उसके पहले सेल नहीं करेगा, वॉट एवर हैपन्स उसको सेल नहीं करेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन है कब तक होल्ड करने का? मेच्योरिटी तक। नाम देखो ना, नाम से एकदम इजी लग रहा है, हेल्ड टू मेच्योरिटी। कि सर अपने कोई बॉन्ड बाई किया 10 ईयर्स का मेच्योरिटी है, 10 ईयर्स पे उसको सेल करेंगे मतलब कंपनी के पास जाएंगे, वी विल सरेंडर द बॉन्ड, वी विल गेट व्हाट? फेस वैल्यू। इसका सर अकाउंटिंग कैसे होगा?
इसका अकाउंटिंग कैसे होगा अंडर यूएस गैप के अंदर में, बिकॉज सर अगर आपने बॉन्ड बाई किया रहे तो इट्स अ बैलेंस शीट आइटम, अगेन एसेट साइड में तो आएगा, बट सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? सुनना, बैलेंस शीट के अंदर में हेल्ड टू मेच्योरिटी सिक्योरिटी को अपने रिकॉर्ड करेंगे एमोटाइज्ड कॉस्ट पे। आ गया ये टर्म एमोटाइज्ड कॉस्ट। अब आई होप आपको अजीब नहीं लग रहा है एमोटाइज्ड कॉस्ट कि सर ये क्या चीज है, जो आपने किया ऑलरेडी कैलकुलेशन एमोटाइज्ड कॉस्ट जो किया ना एग्जांपल में, दिस इज एमोटाइज्ड कॉस्ट। एमोटाइज्ड कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। सर अगर मान लीजिए मार्केट वैल्यू चेंज हो गया तो जो सिक्योरिटी है उसका अगर मार्केट वैल्यू चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया तो सर देयर कैन बी अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, एक होता है रियलाइज्ड गेन और लॉस, एक होता है अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। रियलाइज्ड गेन और लॉस क्या होता है कि सर अपने सेल कर दिए इंस्ट्रूमेंट और अपना क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ, रियलाइज्ड कि वी हैव सोल्ड द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज माय रियलाइज्ड गेन और लॉस। एक होता है अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, सर सेल नहीं किए है, सर मार्केट में चेंज हो गया वैल्यू, मार्केट में चेंज हो गया, मार्केट में चेंज होने से गेन या लॉस है कि सर कितना में खरीदे थे और मार्केट में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो क्या करते हो, आज आपने सिक्योरिटी बाई किया, आज आपने सिक्योरिटी बाई किया, टू डेज के बाद आप अपने पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो, पोर्टफोलियो चेक कर रहे हो, सर कोई सिक्योरिटी बढ़ा हुआ है कोई सिक्योरिटी गिरा हुआ है, तो क्या आपने वो सेल कर दिया क्या? नहीं, सेल नहीं किया है। अरे आप पोर्टफोलियो में चेक करो कि आपको गेन हुआ कि लॉस, इन द सेंस कि वो जो आपने कॉस्ट पे बाई किया था वो इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया, प्राइस इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, यू हैव नॉट सोल्ड, तो यू कैन सी ना, तो उसी को बोलते हैं अपने अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। सर अगर मान लीजिए सेल कर दिए तो वो जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस है वो क्या बन जाता है, रियलाइज्ड गेन और लॉस, बिकॉज यू हैव सोल्ड दैट मेच्योरिटी। तो सर यहाँ पे तो सेलिंग का कोई बात ही नहीं आता है, हेल्ड टू मेच्योरिटी का सेलिंग का बात आएगा नहीं, अरे वो तो मेच्योरिटी पे सरेंडर करेंगे, तो देर इज नथिंग कॉल्ड रियलाइज्ड गेन और लॉस। यहाँ पे अपने बात करेंगे अनरियलाइज्ड गेन और लॉस का। तो सर यहाँ पे जब मार्केट वैल्यू चेंज होगा तो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस लेंगे? नहीं, नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि सर अपने को फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रहा है। क्यों? क्योंकि अपने मेच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हैं। इट डजंट मैटर 10 ईयर्स के बीच में सर 3 ईयर्स 4 ईयर्स में वैल्यू इंक्रीज हो गया तो मेरे को अनरियलाइज्ड गेन हो रहा होगा, वैल्यू या प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज हो गया होगा तो मेरे को लॉस हो रहा होगा, अनरियलाइज्ड लॉस। बट सर अपने क्या बेच रहे हैं बॉन्ड को? नहीं, क्योंकि बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, मेच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हैं। इसका मतलब सर मार्केट वैल्यू चेंज होने से हेल्ड टू मेच्योरिटी का बॉन्ड का प्राइस चेंज होगा? नहीं, नो चेंज। इसका मतलब सर अनरियलाइज्ड गेन या लॉस रिकॉर्ड होगा? नहीं, रिकॉर्ड नहीं होने वाला है। नो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस इन केस ऑफ हेल्ड टू मेच्योरिटी। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, इसको अपने क्लास में बोलेंगे यू जी ऑब्लिक एल, ठीक है। यू से अनरियलाइज्ड, जी से गेन ऑब्लिक लॉस। नो इम्पैक्ट, नो इम्पैक्ट, कुछ नहीं करेंगे, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला है। therefore because of change in market value, नो इम्पैक्ट, कुछ भी इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट या नो इम्पैक्ट। इज इट फाइन? ठीक है। थर्ड कि सर अगर अपने बॉन्ड बाई किए हुए उससे मेरे को कूपन आएगा, वो कूपन कहाँ पे चार्ज करेंगे, मतलब कूपन कहाँ पे, इंटरेस्ट इनकम कहाँ पे दिखाएंगे, पीएनएल में, इनकम स्टेटमेंट में। तो इनकम स्टेटमेंट आईएस में आप क्या दिखाओगे, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। कि सर अपने 10 ईयर्स का बॉन्ड होल्ड किए हुए उसको अपने एमोटाइज्ड कॉस्ट पे बैलेंस शीट पे दिखाएंगे। अगर वैल्यू चेंज हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, कूपन आ रहा है, उसको अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे, उसको अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे। दिस ट्रीटमेंट विल हैपन इन केस ऑफ एचटीएम, हेल्ड टू मेच्योरिटी, अंडर यूएस गैप। यूएस गैप का बात चल रहा है अभी। थर्ड इज ट्रेडिंग सिक्योरिटी। ट्रेडिंग सिक्योरिटी, नाम देखो ना, ट्रेडिंग सिक्योरिटी। इसको आप मेच्योरिटी तक होल्ड करोगे या आपका मन है बेचने का, बेचोगे। ट्रेडिंग सिक्योरिटी है ना, यू विल सेल इन शॉर्ट टर्म, यू विल सेल इन शॉर्ट टर्म, हो सकता है 2-3 मंथ्स में आप क्या कर दोगे, इसको सेल कर दोगे, जैसे प्रॉफिट होगा तो आप उसको सेल कर दोगे। ट्रेडिंग सिक्योरिटी, यू आर होल्डिंग फॉर ट्रेडिंग पर्पस, ट्रेडिंग के लिए। तो सर बैलेंस शीट में क्या जाएगा, बैलेंस शीट में क्या वैल्यू जाएगा ट्रेडिंग सिक्योरिटी का, बैलेंस शीट में जाएगा फेयर वैल्यू, बैलेंस शीट में जाएगा क्या, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मतलब क्या सर, जो भी मार्केट में चल रहा है ना उसके हिसाब से बैलेंस शीट में अपने वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज इट इज एक्चुअली व्हाट, ट्रेडिंग सिक्योरिटी।
तो सर इसका जो भी वैल्यू चल रहा है मार्केट के हिसाब से वी विल रिकॉर्ड इन आवर बैलेंस शीट, फेयर वैल्यू। सेकंड, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा सर? इनकम स्टेटमेंट के अंदर में इंटरेस्ट इनकम जाएगा, इंटरेस्ट इनकम जाएगा, और क्या जाएगा सर? ये सिक्योरिटी को तो अपने पहले बेच देंगे, वी विल नॉट होल्ड टिल मैच्योरिटी। तो सर अगर पहले बेच दिए तो उससे कोई रियलाइज्ड गेन या लॉस हो सकता है? अरे आपने सेल कर दिया तो गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है, उसको कहां पे दिखाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में। तो देयर कैन बी अ रियलाइज्ड गेन और लॉस, रियलाइज्ड गेन और लॉस, उसको अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे। सर अगर मान लीजिए अपने परचेज किए थे $1000 पे और फेयर वैल्यू हो गया 1100, बेचे नहीं है, वैल्यू हो गया 1100, तो 100 का क्या? अनरियलाइज्ड गेन। अगर सर 900 हो गया तो अनरियलाइज्ड लॉस। तो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस को कहां शो करेंगे? बिकॉज बैलेंस शीट में आप चेंज कर रहे हो ना। अरे पहले तो अपने कॉस्ट पे दिखाया था, उसके बाद सर वैल्यू जब इंक्रीज हुआ या वैल्यू डिक्रीज हुआ तो अपने बैलेंस शीट में दिखाया, तो उसका दूसरा एडजस्टमेंट कहां जाएगा? इनकम स्टेटमेंट में। इसका मतलब सर इनकम स्टेटमेंट में अपने दिखाएंगे अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, अनरियलाइज्ड, सेकेंड, अनरियलाइज्ड गेन और लॉस इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। अनरियलाइज गेन और लॉस जाएगा फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटी। तो फेयर वैल्यू जाएगा बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम, रियलाइज गेन और लॉस और अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। थर्ड, थर्ड मतलब अच्छा ये तो थर्ड ही था, फोर्थ यहाँ पे सारा हो गया अपना। हाँ, तो हेल्ड टू मेच्योरिटी ट्रेडिंग सिक्योरिटी। नेक्स्ट इज अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, इसको अपने बोलते हैं AFS, क्लास में बोलेंगे अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, AFS। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी का नाम देखो, सेल करेंगे सर, अवेलेबल है सेल करने के लिए, अवेलेबल है सेल करने के लिए, इसका मतलब सर मेच्योरिटी तक होल्ड करेंगे? नहीं, बिफोर मेच्योरिटी बेच देंगे, बिफोर मेच्योरिटी वी कैन सेल। बट हो सकता है सर शॉर्ट टर्म भी नहीं बेचेंगे, हो सकता है 6-7 ईयर्स के बाद बेचेंगे। 10 ईयर्स का बॉन्ड है, हो सकता है 6-7 ईयर्स के बाद बेचेंगे, मतलब इट इज अवेलेबल फॉर सेल, मतलब आपके पास है, आपका जब मन चाहे आप बेच सकते हो, यू विल नॉट होल्ड द बॉन्ड टिल मेच्योरिटी। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा? देखो ये एक तरीके से ट्रेडिंग सिक्योरिटी जैसा ही फील दे रहा है, ट्रेडिंग सिक्योरिटी को भी तो सेल कर रहे हैं ना, तो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी को भी सेल कर रहे हैं, तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक तरीके से जो ट्रेडिंग सिक्योरिटी जैसा है वैसा ही होने वाला है, खाली एक चेंज होगा। सबसे पहला सर बैलेंस शीट में क्या लेके जाएंगे? फेयर वैल्यू। बैलेंस शीट में क्या लेके जाएंगे? फेयर वैल्यू, जो भी चेंज हो रहा है वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज वो लेके जाएंगे। सेकंड, इनकम स्टेटमेंट में क्या लेके जाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में वी विल टेक इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम लेके जाएंगे एंड रियलाइज्ड गेन और लॉस लेके जाएंगे, रियलाइज्ड गेन और लॉस लेके जाएंगे। सर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वैल्यू व्हाट विल हैपन टू द अनरियलाइज्ड गेन और लॉस इन अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी? इट विल गो टू OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। याद है इनकम स्टेटमेंट में मैंने बताया था आपको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो जो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस होगा दैट विल गो टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सर अल्टीमेटली बैलेंस शीट में जाता है, अल्टीमेटली इक्विटी के अंदर में बैलेंस शीट में जाता है। इज इट फाइन? दिस विल हैपन इन केस ऑफ US GAAP। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, लोन और नोट्स रिसीवेबल हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, हेल्ड टू मेच्योरिटी बॉन्ड को सर बैलेंस शीट में एमोटाइज कॉस्ट, एमोटाइज कॉस्ट अब आपको क्लियर है सर। अगर कोई चेंज हो रहा है मार्केट वैल्यू में नो इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में, इनकम इंटरेस्ट इनकम सिर्फ ट्रेडिंग सिक्योरिटी है, मतलब आप उसको बेचना चाहते हो, तो बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू लेके जाएंगे, इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम, रियलाइज्ड गेन और लॉस एंड अनरियलाइज्ड गेन और लॉस। अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी बिल्कुल सेम ट्रेडिंग सिक्योरिटी जैसे ही, फेयर वैल्यू इंटरेस्ट इनकम रियलाइज्ड गेन और लॉस। बट अनरियलाइज्ड गेन और लॉस कहां लेके जाओगे? यू विल टेक इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर ऐसा क्यों होता है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चाहिए क्यों? टू मेक द इनकम स्टेटमेंट लेस वोलेटाइल, टू मेक द इनकम स्टेटमेंट लेस वोलेटाइल। सोचो अगर अपने बार बार जो वैल्यू चेंज हो रहा है, जो अपना मार्केट वैल्यू चेंज हो रहा है, फेयर वैल्यू जो चेंज हो रहा है, उसको बार बार अगर अपने रिकॉर्ड करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में अनरियलाइज्ड गेन और लॉस आते जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट इनकम स्टेटमेंट विल बिकम व्हाट? वोलेटाइल। तो उस चीज को कम वोलेटाइल करने के लिए वी हैव अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इसलिए अपने पास अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है कि सर इनकम स्टेटमेंट में नहीं दिखाएंगे, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाएंगे।
अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाएंगे टू मेक लेस वोलेटाइल द इनकम स्टेटमेंट. दैट इज द लॉजिक. ठीक है. अनरियलाइज्ड. परफेक्ट. चलिए एक बार आते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे लोग पूरा समझाया वही जो अपने अभी लिखे हैं. ये रहा टेबल. ठीक है. ये रहा टेबल. हिस्टोरिकल कॉस्ट, एमोटाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू. और जो इनकम स्टेटमेंट वगैरह था वो लोग पूरा टेक्स्ट के फॉर्म में समझाया. मैंने आपको वहां पे स्पेसिफिकली बुलेट वाइज कर दिया तो आपके रिवीजन के टाइम पे काफी इजी हो जाएगा ये वाला. चलिए यहाँ पे समझ देखते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज. क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज. ट्रिपल डी कॉर्पोरेशन, अ यूएस गैप रिपोर्टिंग फर्म. यूएस गैप है. ठीक है. परचेज अ 6% बॉन्ड एट पार. पार पे बाई किया 6% फॉर 1 मिलियन. ठीक है. फॉर 1 मिलियन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर. तो 1 मिलियन आपका इशू प्राइस भी है, फेस वैल्यू भी है. कूपन कितना मिलेगा? 6% ऑफ 10 लाख. 6% ऑफ 10 लाख कितना हो जाता है? 60,000. 60,000 हो जाएगा. Interest rate have recently increased. Interest rate have recently increased and the market value of the bond declined 20,000. तो सर 10 लाख का जो बॉन्ड था वो 20,000 से डिक्रीज हो गया. तो फेयर वैल्यू कितना हो गया? 9,80,000. फेयर वैल्यू इज व्हाट? 9,80,000. Determine the bond's effect on triple D financial statement under each classification of securities. तो यहाँ पे अपने को बताना कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा. एक काम करते हैं अपने यहीं पे हेल्ड टू मेच्योरिटी, ट्रेडिंग सिक्योरिटी और अवेलेबल मान के उसको शो कर देते हैं. फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे तो होगा नहीं. सबसे पहला अगर हेल्ड टू मेच्योरिटी बॉन्ड है सर तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला सर बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा? बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड होगा बताओ? बैलेंस शीट में 9,80,000 होगा या 10 लाख? 10 लाख बात हो चुका. सर चेंज इन दी मार्केट वैल्यू से अपने एमोटाइज कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता है. इट विल बी 10 लाख. इज इट फाइन? अच्छा कोई के मन में आ रहा होगा सर एमोटाइज कॉस्ट का तो आपने कैलकुलेशन नहीं किया टेबल बना के. यार दिमाग लगाइए आप. 10 लाख पे इशू किया है. ठीक है. कूपन भी 60,000 है और इंटरेस्ट एक्सपेंस भी 60,000 है बिकॉज इट इज इशूड एट व्हाट? पार. तो आप करोगे 10 लाख इशू प्राइस प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस 60,000 माइनस कूपन पेमेंट 60,000 प्लस 60,000 माइनस 60,000 will become what? 0. So 10 lakh will be your ending value. Is it fine? 10 lakh. Next, unrealized gain or loss, no impact, 0. इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस अपने इंटरेस्ट इनकम कितना बोले थे? 6% ऑफ 10 लाख. इट विल बी 60,000. 60,000 आ जाएगा. तो अपना एक ट्रीटमेंट हो गया हेल्ड टू मेच्योरिटी. नेक्स्ट सर अगर मान लीजिए ट्रेडिंग सिक्योरिटी है तो बैलेंस शीट में क्या लेके जाएंगे? 9,80,000 फेयर वैल्यू. इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम आएगा कितना? 60,000. रियलाइज्ड गेन और लॉस 0. अनरियलाइज्ड गेन और लॉस विल बी व्हाट? 20,000 नेगेटिव. 20,000 नेगेटिव क्योंकि डिक्लाइन हुआ है ना वैल्यू. तो वैल्यू डिक्लाइन हुआ इसका मतलब क्या? अनरियलाइज्ड लॉस हुआ आपको. नेक्स्ट अगर मान लीजिए अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी है तो बैलेंस शीट के अंदर में 9,80,000 फेयर वैल्यू. इनकम स्टेटमेंट में इंटरेस्ट इनकम आएगा 60,000. रियलाइज्ड गेन और लॉस 0. और जो 20,000 का अनरियलाइज्ड लॉस है वो कहां जाएगा? ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. अनरियलाइज्ड लॉस नेगेटिव 20,000. इज इट फाइन? कंफर्टेबल? यहाँ पे जो अपने लिखे उसको सम्स के थ्रू भी पूरा समझ लिए. सर एग्जाम में कैसा आएगा? मन में यही आ रहा होगा कि सर एग्जाम में कैसा आएगा. भाई एग्जाम में हो सकता है आपको ऐसा कुछ देगा और हो सकता है एक कोई सा भी ट्रीटमेंट पूछ ले. ठीक है. ट्रेडिंग सिक्योरिटी का, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी का, हेल्ड टू मेच्योरिटी सिक्योरिटी का, कोई भी ये लोग पूछ सकता है. मतलब आपसे पूछेगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या जाएगा या पीएनएल में क्या जाएगा या बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे अज्यूमिंग हेल्ड टू मेच्योरिटी. अरे तीनों नहीं देगा टेस्ट करने. एक क्वेश्चन के अंदर में दे विल नॉट गिव यू 3 सिनेरियोस, दे विल आस्क यू वन ऑफ द सिनेरियो एंड वो कोई सा भी सिनेरियो हो सकता है. वो अपने को थोड़ी पता है. तो आपको तीनों सिनेरियो मतलब चारों सिनेरियो रेदर पता होना चाहिए. वो सिनेरियो तो ये वाला था ना, फर्स्ट वाला, दैट हिस्टोरिकल कॉस्ट. इज इट फाइन? परफेक्ट. दिस वाज योर यूएस गैप है. इसका मतलब सर आईएफआरएस में अलग ट्रीटमेंट है.
बेस्ट पार्ट ये है कि 99% मैंने बोला आईएफआरएस में सेम ट्रीटमेंट है, आईएफआरएस में सेम ट्रीटमेंट है, कुछ एक्सेप्शन है, बट आईएफआरएस के लिए अपने को कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स पता होना चाहिए, दैट इज मोर रेलिवेंट। यूएस गैप, आईएफआरएस, ठीक है, वो टर्म्स मैं लिख रहा हूं। यूएस गैप में अपने बोलते हैं हेल्ड टू मेच्योरिटी, HTM। अब मैं शॉर्टकट मतलब ये शॉर्ट लिख रहा हूं, HTM। फिर क्या था, ट्रेडिंग सिक्योरिटी, और लास्ट क्या था, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी, AFS। IFRS उसका टर्म चेंज कर देता है, मतलब सर इसका जो नाम है उसको चेंज कर देता है। हेल्ड टू मेच्योरिटी को IFRS बोलता है एमोटाइज्ड कॉस्ट, जो सिक्योरिटी है उसको बोलता है एमोटाइज्ड कॉस्ट, जो ट्रेडिंग सिक्योरिटी है उसको बोलता है FVTPL, फेयर वैल्यू थ्रू PNL, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। तो देखो ना, ट्रेडिंग सिक्योरिटी कहां जाता है, PNL, तो फेयर वैल्यू थ्रू PNL। AFS कहां पे जाता है, OCI, इसका नाम रखेंगे FV, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, FVTOCI, FVTOCI, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इज इट फाइन? खाली नाम चेंज कर दिया, ट्रीटमेंट सेम है, ट्रीटमेंट सेम है। जो ट्रीटमेंट कर रहे थे HTM का, ट्रेडिंग सिक्योरिटी का और AFS का, जो ट्रीटमेंट है एकदम सेम है, खाली एक दो एक्सेप्शन है वो अपने देख लेंगे, अदरवाइज एकदम सेम है, ठीक है, बस नाम चेंज है। हेल्ड टू मेच्योरिटी को ये लोग बोलता है सिक्योरिटी को एमोटाइज्ड कॉस्ट, ट्रेडिंग सिक्योरिटी को बोलता है फेयर वैल्यू थ्रू PNL, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी को बोलता है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव। ट्रीटमेंट इज सेम, ट्रीटमेंट इज सेम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है लोग, देखो, अंडर IFRS the three classification of investment securities are as follows। amortized cost, जिसको ये लोग बोलता है हेल्ड टू मेच्योरिटी यूएस गैप में, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको अपने अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी बोलते हैं यूएस गैप के अंदर में, एंड फेयर वैल्यू थ्रू PNL, FVTPL, जिसको ट्रेडिंग सिक्योरिटी बोलते हैं अंडर यूएस गैप। अब देखते हैं क्या लिखा है लोग, while the three different treatments are essentially the same as those used under US GAAP, is it fine? मतलब जो US GAAP में आपने ट्रीटमेंट किया, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, अदर OCI, सब कुछ सेम है। There are significant differences in how securities are classified under IFRS US GAAP। ट्रीटमेंट सेम है, बट सिक्योरिटीज कैसे आप क्लासीफाई करोगे यूएस गैप के अंदर में और IFRS के अंदर में, उसमें डिफरेंसेस है, दैट इज द डिफरेंस। सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस आर एज फॉलोज, पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला, अंडर IFRS एंड यूएस गैप, लोन्स, notes receivable, debt securities that a firm intends to hold till maturity, and unlisted securities for which fair value cannot be estimated are all measured at what? Amortized or historical cost. Is it fine? क्योंकि loans, notes receivable और जो unlisted securities है वो किस पे होता है, historical cost पे। यूएस गैप में, IFRS में भी वही होगा। जो हेल्ड टू मेच्योरिटी सिक्योरिटीज है उसमें क्या बोलते थे, एमोटाइज्ड कॉस्ट पे, यहाँ पे क्या होगा, एमोटाइज्ड कॉस्ट। तो देखो ट्रीटमेंट सेम है, तो फर्स्ट बुलेट अपने को पता ऑलरेडी। सेकंड बुलेट, अंडर IFRS, डेट सिक्योरिटीज फॉर विच अ फर्म इंटेंड्स टू कलेक्ट इंटरेस्ट पेमेंट, पूरा मन है इंटरेस्ट पेमेंट कलेक्ट करने का, बट ऑल्सो टू सेल दिस सिक्योरिटीज आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। सर मन है इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट रिसीव करने का, बिकॉज दैट इज एन एसेट, बट जब मौका मिलेगा तो बेच भी सकते हैं, जब मौका मिलेगा तो बेच भी सकते हैं। तो यूएस गैप में क्या बोलते थे, AFS अवेलेबल फॉर सेल, यहाँ पे क्या बोलेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, AFS फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दिस इज सिमिलर टू द ट्रीटमेंट ऑफ AFS अंडर यूएस गैप, ये भी अपने को समझ में आ गया, ठीक है। अंडर IFRS, अब यहाँ पे एक्सेप्शन देखो क्या बोल रहा है, अंडर IFRS firms may make an irrevocable choice at the time of purchase to account for equity securities, underline, as measured at fair value through other comprehensive income। बोल रहा है कि अंडर IFRS फर्म्स के पास चॉइस है, फर्म्स के पास ऑप्शन है कि वो बिगिनिंग में ही जब सिक्योरिटी बाई किया ना, वो प्लान कर सकता है तो इक्विटी सिक्योरिटीज को अपने मेजर करेंगे एट फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, एंड इट इज एन इररिवोकेबल चॉइस, मतलब तुम बाद में जाके कैंसिल नहीं कर सकता है। मतलब सर अभी बोल रहा है फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक साल के बाद बोलेंगे नहीं सर फेयर वैल्यू थ्रू PNL करेंगे, नॉट अलाउड, इररिवोकेबल चॉइस। तो IFRS अलाउ करता है यूजर को कि जब आप परचेस कर रहे हो इक्विटी सिक्योरिटीज, उस समय आप क्या दिखा सकते हो, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। यूएस गैप अलाउ नहीं करता है, यूएस गैप अलाउ नहीं करता है। देखो क्या लिखा है, इक्विटी सिक्योरिटीज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज AFS अंडर यूएस गैप।
इक्विटी सिक्योरिटीज कैनॉट बी क्लासिफाइड एज एएफएस. इज इट फाइन? क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कौन बोलता है? एफईटीओसीआई किसका ये वर्ड है? आईएफआरएस का. यूएस गैप क्या बोलता है? एएफएस. तो बोला इक्विटी सिक्योरिटीज को आप एएफएस नहीं दिखा सकते हो. आईएफआरएस बोलता है यस यू कैन शो एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड इट इज व्हाट? इररिवोकेबल चॉइस. इररिवोकेबल चॉइस. इज इट फाइन? ये एक्सेप्शन है, अंडरलाइन कर लेना इसको. दिस इज एन एक्सेप्शन. नेक्स्ट देखो, अंडर आईएफआरएस फाइनेंशियल एसेट्स दैट डू नॉट फिट ईदर ऑफ द टू क्लासिफिकेशन. बोल रहा है कि एमोटाइज कॉस्ट में फिट नहीं हुआ, फेयर वैल्यू थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में भी फिट नहीं हुआ, तो कहां फिट होगा? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. बोल रहा अंडर आईएफआरएस फाइनेंशियल एसेट्स दैट डू नॉट फिट अंडर ईदर ऑफ द टू क्लासिफिकेशन आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. अनरियलाइज्ड गेन और लॉसेज आर रिपोर्टेड ऑन द इनकम स्टेटमेंट. ठीक है, तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में तो अनरियलाइज्ड गेन और लॉस तो इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं, पर कहां दिखाते हैं? देख लीजिए, ये रहा ट्रेडिंग सिक्योरिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. अनरियलाइज्ड गेन और लॉस कहां दिखा रहे हो आप? इनकम स्टेटमेंट. ये तो अपने को ऑलरेडी पता है, इसमें कोई नया नॉलेज नहीं मिला. ठीक है, तो नया नॉलेज कहां मिला आपको? यहाँ पे. आई होप आपने इसको सर्कल कर लिया या कुछ अलग कलर से आपने इसको एक्सेप्शन दिखाया. दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन. लास्ट वाला बुलेट, अंडर आईएफआरएस फर्म कैन मेक एन irrevocable choice to carry any financial asset at fair value through P&L. बोला आईएफआरएस के अंदर में कंपनी के पास चॉइस है कि कंपनी का मन कोई भी तरीके का फाइनेंशियल एसेट, कोई भी तरीके का एनी फाइनेंशियल एसेट कैन बी reported at fair value through P&L. This is also an exception. This choice is not available in US GAAP. तो ये भी आपके पास चॉइस है अंडर आईएफआरएस. तो आईएफआरएस के अंदर में जो दो चॉइस मिला है, दो एक्सेप्शन मिला, क्या क्या सर? एक सबसे पहला एक इररिवोकेबल चॉइस है, इक्विटी सिक्योरिटीज को आप क्या दिखा सकते हो? फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. सेकंड क्या मिला कि सर कोई भी तरीके का फाइनेंशियल एसेट को क्या दिखा सकते हैं? एफईटीपीएल, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल. ये दो एक्सेप्शन प्लीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अंडर आईएफआरएस, अदरवाइज सब कुछ सेम है, नो चेंज. इज इट फाइन? और यहाँ पे ये लोग उसी चीज को टेबल के फॉर्म में रिपीट कर दिया. ठीक है, एक बार आप देख सकते हो जो अपने डिस्कस किए उसको वापस ये लोग टेबल के फॉर्म में लिखा है. परफेक्ट. तो एलियस नंबर सी अपना कंप्लीट हो गया. आई होप समझ में आया होगा एमोटाइज्ड कॉस्ट समझाना क्यों जरूरी था, क्योंकि एमोटाइज्ड कॉस्ट कितना बार आया, तो अब आपके लिए इजी हो गया होगा एमोटाइज्ड कॉस्ट. ठीक है, चलिए रिमेनिंग क्वेश्चंस यहाँ पे चेक कर लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव ऑलरेडी डन. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कंपनी पी परचेज्ड 80,000 फेस वैल्यू ऑफ कंपनी एस का कॉर्पोरेट बॉन्ड फॉर 77,000. तो ये क्या आपका परचेज प्राइस? परचेज प्राइस ये है 77,000. फेस वैल्यू कितना? 80,000. इसका मतलब इशू प्राइस क्या है? कम है. अपने सस्ते में भाई क्या, इसका मतलब डिस्काउंटेड बॉन्ड्स है. और डिस्काउंटेड बॉन्ड कैसे मतलब मेच्योरिटी तक कैसे जाता है सर? पार पे. तो 77,000 कैसे जाएगा? 80,000 तक जाएगा. कब? पार पे. कंपनी पी इंटेंड्स टू होल्ड दिस बॉन्ड फॉर सेवरल इयर्स बट सेल देम बिफोर दे मैच्योर. इसका मतलब क्या हो गया? ये अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी. बोल रहा है उसका मन है बॉन्ड्स को होल्ड करेगा काफी साल तक, बट सेल कर देगा मेच्योरिटी के पहले. तब तो ये हिल टू मेच्योरिटी बॉन्ड है ही नहीं. दिस इज एक्चुअली व्हाट? अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी. एट द एंड ऑफ द ईयर द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 75,000. मार्केट वैल्यू क्या हो गया? 75,000. बताओ बैलेंस शीट में कंपनी क्या रिकॉर्ड करेगा? कौन सा वैल्यू रिकॉर्ड करेगा? 80, 77 या 75? इट इज अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी. सर आईएफआरएस या यूएस गैप कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों में ट्रीटमेंट सेम है. आप किस पे रिकॉर्ड करोगे? फेयर वैल्यू पे. बैलेंस शीट में आप क्या रिकॉर्ड करोगे? फेयर वैल्यू. व्हाट इज माय फेयर वैल्यू? 75,000. दिस इज माय फेयर वैल्यू. क्वेश्चन क्या है? व्हाट अमाउंट शुड कंपनी पी रिपोर्ट ऑन इट्स बैलेंस शीट एट ईयर एंड फॉर द इन्वेस्टमेंट इन कंपनी एस बॉन्ड? कितना पे रिकॉर्ड करेगा तुम? 75,000. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप आप समझ रहे हो. 80,000 इज फेस वैल्यू, 77,000 इज इशू प्राइस, 75,000 इज फेयर वैल्यू. और यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसको अपने बिफोर मेच्योरिटी पे सेल करेंगे, इसका मतलब अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी है. तो बैलेंस शीट में अपने रिकॉर्ड करेंगे 75,000 पे. तो वो जो वहां पे टेक्स्ट था, ये जो यहाँ पे टेक्स्ट था, फिर अपने इसका एग्जाम्पल भी किए थे. इसको देखो, ये लोग इस तरीके से आपसे टेस्ट करेगा. ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी फेयर वैल्यू. वहां पे अपने लाइन लाइक 80,000 ले रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं? 75,000. वैल्यू डिक्रीज हो गया 75,000. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर अ कंपनी दैट हैज इशूड द बॉन्ड्स एट डिस्काउंट? डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू किया. द लायबिलिटी वैल्यू विल इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम. परफेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. बोला कि कोई बॉन्ड, कोई कंपनी ने अगर बॉन्ड डिस्काउंट पे इशू किया है, तो ऑब्वियसली सर कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है?
पार की तरफ जाता है, पुल टू पार इफेक्ट, द लायबिलिटी वैल्यू विल इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी, द बॉन्ड्स विल बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू इन द बैलेंस शीट. फेयर वैल्यू एट द बैलेंस शीट वो तो डिपेंड करता है ना कि एएफएस है या हेल्ड टू मेच्योरिटी है, वो तो उस पर डिपेंड करता है, बोल नहीं पाएंगे. ऑप्शन नंबर सी, amortized cost may not be used if the company intends to repurchase the bond before maturity. पूरा amortized cost आप यूज नहीं कर सकते हो अगर कंपनी रीपर्चेज कर रहा है, बॉन्ड रीपर्चेज कर रहा है बिफोर मेच्योरिटी, बाईबैक कर रहा है. पूरा amortized cost may not be used, it may be used. amortized cost आप यूज कर सकते हो अगर अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी. नहीं, amortized cost may not be used, बट ये तो बाईबैक का बात कर रहा है. amortized cost may not be used if the company intends to repurchase the bond. रीपर्चेज तो मतलब बाईबैक हो गया ना, यहाँ पे बाईबैक हो गया. तो ऑप्शन नंबर सी में कोई कमिट नहीं कर सकते कि बाईबैक में क्या करेगा कंपनी. फेयर वैल्यू रिकॉर्ड कर सकता है, सर जिस प्राइस पे कंपनी बॉन्ड बाई कर रहा है उस पर रिकॉर्ड कर सकता है. ऑप्शन नंबर ए इज 100% करेक्ट. द लायबिलिटी वैल्यू विल इंक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है, और यहाँ पे अपने ये तो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे और इसका क्वेश्चंस भी कर लिए थे. परफेक्ट. तो आपका एनालाइजिंग बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट क्लास के अंदर में वी विल डू दी को रीडिंग्स का क्वेश्चंस और उसके बाद आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा.